हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। सीटेट सक्सेस सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। सीटेट सक्सेस सीरीज़ में हम वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। हमारी ये जो सीरीज़ है ये सीटेट 2024 को टारगेट कर रही है। ये जो सीरीज़ है ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चे हैं वो इजीली इसको समझ सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था और बाद की बाल्यावस्था है, उन दोनों में डिफरेंस के बारे में डिस्कस किया था। उन दोनों को कंपेयर करके हमने उसकी स्टडी की थी। आज हम बात करने वाले हैं एडोलेसेंस की, जिसको हम कहते हैं किशोर अवस्था। एडोलेसेंस का मतलब क्या है? किशोर अवस्था। और इसका जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक होता है? 12 से 18 वर्ष तक जो एडोलेसेंस है, किशोर अवस्था है, वो चलती है। यहीं तक ही हम अपनी एजुकेशनल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो बाल विकास है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, वो 0 से 18 वर्ष तक की स्टडी की जाती है, क्योंकि 18 वर्ष के बाद आप चाइल्ड नहीं रहते हैं, आप एक वयस्क बन जाते हैं, आप एक अडल्ट बन जाते हैं, जो हमारे जो साइकोलॉजी वाला बाल विकास वाला क्षेत्र है उससे बाहर है। तो हमें स्टडी कहाँ से कहाँ तक करनी है? 0 से 18 वर्ष तक करनी है। विकास है वो तो सारी उम्र चलता रहता है, मतलब वोम्ब टू टोम्ब चलता रहता है, ये हम सभी जानते हैं। वोम्ब टू टोम्ब मतलब गर्भ से लेकर कब्र तक जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो चलता रहता है। लेकिन बाल विकास की स्टडी हम 0 से 18 वर्ष तक करते हैं। इसमें 5 स्टेजेस होते हैं, जिसमें प्री नेटल स्टेज, प्रसव पूर्व अवस्था, जो 0 से 9 महीने तक की होती है, कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक का टाइम पीरियड होता है। फिर उसके बाद शैशव अवस्था आती है, जिसको हम इन्फेंसी कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड 0 से 2 साल तक होता है। फिर उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड, जिसको हम प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड 2 से 6 वर्ष होता है। फिर उसके बाद लेटर चाइल्डहुड, जिसको हम बाद की बाल्यावस्था कहते हैं, उसका टाइम पीरियड 6 से 12 वर्ष होता है। ये चारों स्टेजेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला एडोलेसेंस, किशोर अवस्था, जो टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 18 वर्ष तक की स्टेज है। देखो, सबसे पहले हम एडोलेसेंस है, एडोलेसेंस जो वर्ड है उसका मीनिंग समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। एडोलेसेंस है ये कहाँ से आया है? ये एडोलसियर वर्ड से आया है। किससे आया है? एडोलसियर वर्ड से आया है। और एडोलसियर वर्ड का मतलब होता है टू ग्रो। क्या होता है? टू ग्रो मतलब बढ़ना, बढ़ना या वृद्धि होना, एडोलेसियर वर्ड का मीनिंग होता है। आपसे डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, एडोलेसेंस है वो कौन से शब्द से आया है? एडोलेसेंस है वो एडोलेसियर शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है टू ग्रो, वृद्धि होना या फिर बढ़ना। ये कब शुरू होता है? ये प्यूबरिटी पर शुरू होता है। कब शुरू होता है? प्यूबरिटी पर शुरू होता है। प्यूबरिटी का मतलब क्या है? यौवन अवस्था का जब आरंभ हो जाता है। कौन सी अवस्था? यौवन अवस्था। यौवन अवस्था का जब प्रारंभ होता है तभी से जो एडोलेसेंस है वो शुरू हो जाता है। और प्यूबरिटी है ये किसके कारण आती है? ये हार्मोनल चेंजेस के कारण आती है। किसके कारण आती है? हार्मोनल चेंजेस के कारण बच्चे में प्यूबरिटी आती है। प्यूबरिटी का मतलब क्या है? बच्चे में मैच्योरिटी दिखाई देती है, बच्चे में परिपक्वता दिखाई देती है। परिपक्वता है वो फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास में हमें इजीली दिखाई देती है। यहाँ पर बच्चे के जो फिजिकल चेंजेस हैं, कौन से चेंजेस? फिजिकल चेंजेस मतलब जो शारीरिक जो चेंजेस हैं, शारीरिक जो बदलाव आ रहे हैं बच्चे में, वो हमें क्लियरली दिखाई देते हैं। शारीरिक बदलाव हैं वो हमें क्लियरली दिखाई देते हैं। इसका मतलब क्या है? बच्चे की जो हाइट है, बच्चे की हाइट, उसका वेट, उसका वजन अचानक से बढ़ता है। उनकी जो स्पीच होती है, उसमें भी चेंज आते हैं। इसका मतलब क्या है? लड़कियों की जो स्पीच है वो बहुत पतली हो जाती है, शार्प हो जाती है, पैनी हो जाती है, लेकिन लड़कों की जो आवाज़ है वो मोटी हो जाती है। इस उम्र में जब बच्चा एडोलेसेंस में आता है, किशोर अवस्था में आता है, तो उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलती हैं। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती हैं? जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन से जुड़ी हुई होती हैं। मतलब जैसे जो गर्ल्स हैं उनमें मेंस्ट्रुएशन का आना हो गया, ये डायरेक्टली जो हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम है उससे जुड़ी हुई होती हैं। गर्ल्स हैं उसमें एग्स का रिलीज होना शुरू हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है। जो बॉयज़ हैं उनमें स्पर्म्स की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। ये प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
और दूसरी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जो हमें बॉडी में दिखाई देती हैं। जैसे जो बॉयज़ हैं उनकी चेस्ट है, उनकी जो छाती का साइज़ है वो बढ़ जाता है, उनके दाढ़ी मूछें आना शुरू हो जाती हैं, गर्ल्स की ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। ये सब चीज़ें क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो इस उम्र में बच्चे में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो बहुत तेज़ी से होता है। और एडोलेसेंस है वो कब शुरू होता है, प्यूबरिटी पर शुरू होता है। और प्यूबरिटी है वो कब होता है, 12 से 14 वर्ष के टाइम को प्यूबरिटी बोला गया है, यौवन अवस्था का आरंभ बोला गया है। यौवन अवस्था का आरंभ कब होता है, 12 से 14 वर्ष में होता है। हमने लास्ट स्टेज में देखा था जो लेटर चाइल्डहुड थी, जो बाद की बाल्यावस्था थी, उसमें जो लड़कियां हैं उनकी जो मैच्योरिटी है, उनमें जो हाइट का बढ़ना है, वेट का बढ़ना है वो ज़्यादा हो रहा था। लड़कियां हैं वो 2 साल मैच्योर थी बॉयज़ के कंपैरिजन में। और यहाँ पर क्या होता है, जो बॉयज़ हैं उनका डेवलपमेंट ज़्यादा होता है गर्ल्स के कंपैरिजन में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये किसके कारण होता है, हार्मोनल चेंजेस के कारण होती हैं। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों में अलग अलग हार्मोन्स होते हैं और उनके कारण ही उनमें चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो स्टेज है ये कब शुरू होती है, स्टेज स्टार्ट ऑनसेट ऑफ प्यूबरिटी, यौन अवस्था के आरंभ का होना ही एडोलेसेंस किशोर अवस्था की शुरुआत होती है। इस अवस्था को ट्रांजिशनल पीरियड बोला गया है, चाइल्डहुड और अडल्टहुड। चाइल्डहुड क्या हो गया, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, और जो हमारी अडल्टहुड क्या हो गई, ये हो गई हमारी यौन अवस्था। ये हो गई हमारी वयस्क अवस्था। ये कौन सी अवस्था हो गई, वयस्क अवस्था। ये दोनों के बीच के एक ब्रिज की तरह काम करता है। यहाँ पर बच्चा ना तो वो बच्चा रहा है, ना ही वो वयस्क हो गया है, ना तो वो छोटा बच्चा हुआ है और ना ही वो वयस्क हो गया है। यहाँ पर ये ब्रिज की तरह काम करता है, ट्रांजिशन की तरह काम करता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जो एडोलेसेंस है, किशोर अवस्था है, ये ट्रांजिशनल पीरियड किस किस के बीच का होता है, चाइल्डहुड बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, और जो हमारा अडल्टहुड है, अडल्टहुड है, इसके बीच की अवस्था होती है कौन सी, हमारी किशोर अवस्था, जिसको हम कह रहे हैं एडोलेसेंस। यहाँ पर बच्चा है वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड होता है, उसे ये खुद ही नहीं पता होता कि अब वो बच्चा रह गया या फिर वो बड़ा हो गया है, वो दोनों में जूझता रहता है। पेरेंट्स को लगता है कि अभी भी वो बालक ही है, वो खुद के डिसीजन नहीं ले सकता, लेकिन बच्चे को लगता है कि वो अब खुद के डिसीजन खुद ले सकता है, अभी वो बच्चा नहीं रहा है, अब वो बड़ा हो गया है। इसी के कारण यहाँ पर पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट, माता पिता से बच्चे के बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं। पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, किशोर अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पर बच्चा चाहता है कि उसे खुला छोड़ दिया जाए, वो अपने डिसीजन खुद ले क्योंकि वो बड़ा हो गया है, लेकिन पेरेंट्स को लगता है कि अभी वो बड़ा नहीं हुआ है, वो खुद के डिसीजन खुद नहीं ले सकता। इन्हीं कारणों की वजह से माता पिता के साथ आए दिन बच्चे के झगड़े होते हैं। जो पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट की स्टेज है वो कौन सी होती है, हमारी एडोलेसेंस होती है। यहाँ पर पेरेंट्स के साथ तो झगड़ा कर लिया, टीचर्स के साथ भी ये बहुत रूड बिहेव करते हैं, टीचर्स भी इनको नहीं समझ पाते ऐसा उनको लगता है। तो इनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस, सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन डालते हैं, इनके पीयर्स डालते हैं। कौन डालते हैं, इनके पीयर्स डालते हैं, इनके फ्रेंड्स डालते हैं। इनको लगता है कि इनके दोस्त हैं वही सिर्फ इनको समझते हैं, बाकी कोई इनको समझता ही नहीं है। ना तो टीचर्स इनको समझते हैं और ना ही पेरेंट्स इनको समझते हैं। सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका होता है, पीयर्स का होता है, उसके दोस्तों का होता है, और साथ साथ जो सोशल मीडिया है उसका इन्फ्लुएंस भी बच्चे पर सबसे ज़्यादा होता है। सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि जैसे कोई मूवी आई और हीरो ने जो स्टाइल की है बच्चा उसी को कॉपी करता है। जो टेलीविज़न है, जो एड्स हैं, जो म्यूजिकल इंडस्ट्री है, इसका बच्चा कॉपी करता है। जिस तरह से हीरो या हीरोइन बन के रहती है वैसे ही बच्चा खुद बन के रहने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर बच्चे का जो सामाजिकरण है, बच्चे का जो सोशलाइजेशन है वो किसके कारण होता है, बच्चे का सामाजिकरण सोशलाइजेशन है वो पीयर्स और सोशल मीडिया के कारण होता है। यहाँ पर टीचर्स, पेरेंट्स का जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाता है। जो लास्ट स्टेजेस थी वहाँ पर टीचर्स और पीयर्स का इन्फ्लुएंस
था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पीयर्स का इन्फ्लुएंस होता है, उसे अपने दोस्त ही सही लगते हैं, बाकी सभी उसे गलत लगते हैं। फिर उसके बाद हम इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें, बच्चे का जो भावनात्मक विकास है, यहाँ पर बच्चे की जो भावनाएं हैं वो इनस्टेबल होती हैं। यहाँ पर जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ पर बच्चे की जो भावनाएं हैं उसमें बहुत ज़्यादा अप डाउन पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा उतार और चढ़ाव पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर बच्चे में हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, और जब बच्चे में हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो उसमें इमोशनल इंस्टेबिलिटी आती है। अपने शारीरिक लुक को लेकर भी, किस तरह से वो दिख रहा है उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है, उसे अच्छा लगना पसंद होता है, वो घंटों घंटों मिरर के सामने निकाल देता है, उसे सजना संवरना पसंद होता है। कहीं दो लोग मुझे देख रहे हैं, वो ये तो नहीं कहेंगे मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ या अच्छा नहीं लग रहा हूँ। यहाँ पर जो उसके शरीर की बनावट है, कहीं मैं मोटा तो नहीं हो गया हूँ। यहाँ पर लड़कियाँ हैं वो डाइटिंग करना शुरू कर देती हैं, उनको लगता है कि सब उसे मोटा ही देख रहे हैं। अगर उसके चेहरे पर एक पिंपल हो गया तो उसको लेकर वो स्ट्रेस में आ जाती हैं। यहाँ पर बच्चा इमोशनल अनस्टेबल होता है। जैसे गर्ल्स हैं उनमें मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है, बहुत सारे उनकी जो बॉडी है उसमें नए नए चेंजेस हो रहे होते हैं। उन चेंजेस को अडेप्ट करने में बच्चे को टाइम लग जाता है, इसके कारण वो चिड़चिड़ा रहता है, उसे समझ नहीं आता है। ना तो उसके पेरेंट्स हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स को लगता है कि अभी भी वो छोटा है, उसके शरीर में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। हार्मोनल चेंजेस के कारण भी बच्चे में इमोशनल इंस्टेबिलिटी आती है, भावनात्मक जो इंस्टेबिलिटी है वो बच्चे में आती है। फिर उसके बाद हम कोग्निशन की बात करें, संज्ञान की बात करें, तो यहाँ पर जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास है वो सबसे ज़्यादा होता है। कौन सा? सबसे ज़्यादा होता है। बाकी सभी स्टेजेस में जो उसका कंपेयर करें तो बच्चे में जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उसकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है। जो जीन पियाजेट ने कहा था कि जब बच्चा एडोलेसेंस में होता है तो उसमें कौन सी स्टेज आती है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आती है। और वहीं पर बच्चे का जो कोग्निशन है, बच्चे का जो संज्ञान है वो सबसे ज़्यादा विकसित होता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा बच्चे का संज्ञानात्मक विकास है वो कौन सी स्टेज में होता है, तो वो एडोलेसेंस में होता है। यहाँ पर बच्चे की जो थिंकिंग है वो वैज्ञानिक हो जाती है, साइंटिफिक हो जाती है। कैसी हो जाती है? वैज्ञानिक हो जाती है, साइंटिफिक हो जाती है। यहाँ पर वो आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों प्रकार की थिंकिंग करने लगता है। कैसी? आगमनात्मक और निगमनात्मक, इंडक्टिव और डिडक्टिव, दोनों तरह की वो थिंकिंग करने लग जाता है। मतलब उदाहरण से वो नियम की तरफ भी जाने लग जाता है और नियम से वो उदाहरण की तरफ भी थिंकिंग करने लग जाता है। यहाँ पर वो आउट ऑफ बॉक्स सोचने लगता है। यहाँ पर वो क्या करने लगता है? आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करने लगता है। यहाँ पर डाइवर्जेंट थिंकिंग करने लगता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, अब सारी थिंकिंग यहाँ पर बच्चा करने लग जाता है। सिर्फ और सिर्फ बच्चा एक ही तरह से नहीं सोचता, वो डिफरेंट चीज़ों के बारे में सोचता है। यहाँ पर बच्चा हाइपोथेसिस बनाना शुरू कर देता है। मतलब यहाँ पर बच्चा परिकल्पनाएं बनाना शुरू कर देता है, परिकल्पनाएं बनाना शुरू कर देता है। और उसके जो लॉजिक्स हैं वो फुल्ली डेवलप हो जाते हैं, फुल्ली डेवलप हो जाते हैं उसके लॉजिक्स। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर उसे किसी भी कॉन्क्रीट वस्तु की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पर उसे किसी भी मूर्त वस्तु की ज़रूरत नहीं होती है उस पर लॉजिक लगाने के लिए। जब बच्चा लेटर चाइल्डहुड में होता है तो उसको उसके सामने वस्तुओं का होना ज़रूरी होता है, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स का होना ज़रूरी तो होता है, तभी वो उस पर लॉजिक लगा सकता है। लेकिन जब बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है तो वहाँ पर उसे लॉजिक्स की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पर उसे किसी कॉन्क्रीट वस्तु की ज़रूरत नहीं होती है, वो एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त थिंकिंग करने लग जाता है। तो यहाँ पर बच्चे का जो कोग्निशन है वो हाईएस्ट लेवल पर होता है, सबसे ज़्यादा बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट यहाँ पर होता है। ये सब चीज़ें हम जीन पियाजेट की फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने जीन पियाजेट की थ्योरी नहीं देखी है तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। इन सब चीज़ों का मैंने बहुत डिटेल में डिस्कशन करवा रखा है। फिर उसके बाद हम बात करें, इस स्टेज में बच्चा जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में आता है। जुवेनाइल का मतलब ही होता है किशोर। क्या होता है? किशोर, किशोर अपराध,
किशोर अपराधी। लास्ट क्लास में हमने देखा था लेटर चाइल्डहुड को डेलिक्वेंसी की एज कहा गया था, वहाँ पर बच्चा बाल अपराध में शामिल होने की चांसेस होते हैं। और ये कौन सी स्टेज है, ये जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है, मतलब जो बच्चा 18 साल से कम है, जो बच्चा 12 से 18 साल के बीच का टाइम पीरियड होता है, 18 से कम और 12 से ज़्यादा वाला जो टाइम होता है, जब बच्चा किसी अपराध में लिप्त हो जाता है तो वो जुवेनाइल डेलिक्वेंट होता है। और अगर इस उम्र में बच्चा एक बार किसी भी अपराध में शामिल हो गया तो लाइफ टाइम है वो अपराधी ही बन के रहेगा। और अगर यहाँ पर बच्चा अब किसी भी अपराध में शामिल नहीं हुआ और वो अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव नज़रिए से लेके चला तो बाद में वो किसी अपराध में शामिल नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। यही कहा जाता है कि जो किशोर अवस्था होती है यही बिगड़ने और संभलने की उम्र होती है। अगर इसमें बच्चा बिगड़ गया तो वो लाइफ लॉन्ग बिगड़ा ही रहेगा, और अगर इसमें बच्चा सुधर गया तो वो फिर बाद में कभी भी नहीं बिगड़ेगा। इसीलिए इस स्टेज में पेरेंट्स हैं, उनको अपने बच्चों के साथ खुल के बात करनी चाहिए, बच्चों के इमोशंस को भी समझना चाहिए, अपनी ही सारी चीज़ें बच्चों पर नहीं थोप देनी चाहिए। अब इस उम्र में क्या होता है, अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स। जो अपोजिट सेक्स होता है, मतलब जो गर्ल है वो लड़के की तरफ अट्रैक्ट होती है, लड़की की तरफ, और जो बॉय है वो एक गर्ल की तरफ अट्रैक्ट होता है। जब हम लेटर चाइल्डहुड पढ़ रहे थे, जब हम बाद की बाल्यावस्था पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि जो सेक्स डिफरेंशिएशन है वो पाया जा रहा था। लड़का है वो लड़के के साथ ही फ्रेंडशिप कर रहा था, लड़की है वो लड़की के साथ ही फ्रेंडशिप कर रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अपोजिट सेक्स को लेकर जो अट्रैक्शन है वो पाया जाता है। लड़कियाँ हैं वो लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और जो बॉयज़ हैं वो लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। फिर मीडिया इन्फ्लुएंस यहाँ पर होता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर बच्चे हैं वो मस्कुलाइन और फेमिनाइन रोल हैं वो अचीव कर लेते हैं। जो हमारे समाज सोसाइटी ने कुछ रोल डिसाइड किए हैं कि आप लड़के हो तो आप इस तरह से बिहेव करोगे और आप लड़की हैं तो आप इस तरह से बिहेव करेंगे, तो वो सारे जो रोल होते हैं वो बच्चे इस उम्र में अचीव कर लेते हैं। फिर उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर को ये समझने लगते हैं। इस उम्र में बच्चे ये समझ जाते हैं कि जो समाज सोसाइटी देश राष्ट्र ने जो भी नियम कानून कायदे बनाए हैं उनको फॉलो करना जरूरी होता है। तो लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पर मेंटेन रखना जरूरी होता है, मतलब मोरलिटी है वो उनकी किस पर बेस्ड होती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना है चाहे कुछ भी हो जाए। ये जो मॉरल डेवलपमेंट हमने किसका, कोहलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट पढ़ा था, उसमें हमने ये डिस्कस किया था। मॉरल बिहेवियर ड्यू टू इंटरनल कंपोजिशन, मतलब यहाँ पर जो बच्चे का मोरल बिहेवियर है, बच्चे का सही और गलत जब डिसाइड कर रहा है तो बच्चा अपने आधार पर डिसाइड करता है। मोरलिटी क्या है, सही और गलत के बीच में फ़र्क कर पाना। जब तक बच्चा चाइल्डहुड तक होता है, बाल्यावस्था तक होता है, तो उसकी जो मोरलिटी है वो एक्सटर्नल रूप से कंट्रोल की जाती है, बाहरी रूप से कंट्रोल की जाती है। बाहरी रूप से उसके पेरेंट्स हैं, उसके टीचर्स हैं, वो कंट्रोल करते हैं। जो पेरेंट्स ने कहा ये ठीक है वही ठीक है, जो पेरेंट्स ने कहा ये गलत है वही गलत है। मतलब जो मोरलिटी है वो बाहरी रूप से कंट्रोल हो रही है, एक्सटर्नल कंट्रोल हो रही है। लेकिन जब बच्चा एडोलेसेंस में आ जाता है, जब बच्चा किशोर अवस्था में आ जाता है, तो यहाँ पर जो उसकी मोरलिटी है, जो मोरल बिहेवियर है, किस चीज़ को वो सही मान रहा है और किस चीज़ को वो गलत मान रहा है, ये वो खुद डिसाइड करता है। बाहरी रूप से संचालित नहीं होती है, उसके आंतरिक रूप से संचालित होती है उसका मोरल बिहेवियर। इस स्टेज में बच्चे के सामने इतनी सारी प्रॉब्लम आती हैं, उसे इमोशनल डिस्टर्बेंस भी हो रहा होता है, उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो भी बहुत तेज़ी से हो रहा होता है। इसीलिए इस उम्र को स्ट्रेस एंड स्ट्रोम की अवस्था कहा गया है। स्ट्रेस एंड स्ट्रोम की अवस्था, और ये किसने कहा था, स्टेनल हॉल ने कहा था। ये आपको याद रखना है। किस उम्र को स्ट्रेस एंड स्ट्रोम की अवस्था कहा गया है, तो इसे तनाव और तूफान की अवस्था स्टेनल हॉल ने कहा है। किसको, किशोर अवस्था को, जब बच्चा 12 से 18 साल की उम्र में होता है। ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स किसके बारे में, किशोर के बारे में, एडोलेसेंस के बारे में। एडोलेसेंस हैं वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव टाइम पीरियड होता है। अगर आपसे कोई पूछे डेवलपमेंट का सबसे सेंसिटिव टाइम पीरियड कौन सा होता है, तो वो किशोर अवस्था होती है। यहाँ पर बच्चे की जो इमोशंस हैं उनकी कद्र की जानी चाहिए, उनके इमोशंस को समझना चाहिए। अगर उनके इमोशंस को, उनकी फीलिंग्स को नहीं समझा गया तो बच्चे किसी किशोर अपराध में भी लिप्त हो सकते हैं। यहाँ पर बच्चे की जो फीलिंग्स हैं वो सेंटिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बच्चे, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो धार्मिक पथ पर
चलने वाले हो जाते हैं। कुछ को लगता है कि मुझे क्रांतिकारी बनना है, किसी को लगता है मुझे डॉक्टर बनना है, किसी को लगता है मुझे टीचर बनना है। यहाँ पर बच्चे अपने प्रोफेशन के बारे में भी सोचने लगते हैं। यहाँ पर बच्चे अपना एक कोई भी एक जो वोकेशनल है, जो उसका व्यवसाय है, उसको चुनने की कोशिश करता है। यहाँ पर बच्चा अपनी फ्यूचर लाइफ के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि किशोर अवस्था को ही फाउंडेशन माना गया है उसके आने वाली लाइफ के लिए। तो जो किशोर अवस्था है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा किशोर अवस्था और लेटर चाइल्डहुड से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि कन्फ्यूज़न भी लेटर चाइल्डहुड और किशोर अवस्था में ही होता है। या तो बच्चे अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड के बीच में कन्फ्यूज़ होते हैं, या फिर लेटर चाइल्डहुड और किशोर अवस्था के बारे में जब वो डिस्कस करते हैं वहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है। तो मैं आपको ये बहुत डिटेल में डिस्कस करवा चुकी हूँ, अभी आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो 5 स्टेजेस हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट क्लास में हम किसी दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।